हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम तोमर वंश और गोंडवाना साम्राज्य इस दोनों को देख लेंगे। छोटे छोटे साम्राज्य हैं, इसलिए एक साथ देख लेते हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे फैक्ट हैं, एक बार बस देख लेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम के लिए भी यूजफुल है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तोमर वंश, इसकी स्थापना 1394 में पड़ी थी। किसने किया था? वीर सिंह देव ने। सारी चीज़ें हम लिखते भी चलते हैं साथ में। ठीक है, स्थापना 1394 में। ठीक है, संस्थापक वीर सिंह देव। वीर सिंह देव। ठीक है, अब देखिए, ये जो तोमर है ना, अपने आप को क्या बताते थे? ये पांडवों के वंशज बताते थे। अपने आप को पांडवों के वंशज बताते थे। ठीक है, तोमर स्वयं को पांडवों के वंशज बतलाते थे। क्लियर है? चलिए, वीर सिंह देव ने, इन्होंने जो है ग्वालियर में, अच्छा कहाँ पर स्थापना जो है? ग्वालियर में। ये तोमर वंश कहाँ चल रहा था? ग्वालियर में चल रहा था। इसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब वीर सिंह देव ने ग्वालियर में क्या किया? चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। वीर सिंह देव ने ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। क्लियर है? चलिए, अब इनसे कंप्लीट हो गया। वीर सिंह देव से इतना ही फैक्ट है। अगला देखते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी शासक रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले आपको नाम मिल जाएगा कीर्ति सिंह या कीर्तिपाल। कीर्ति सिंह या कीर्तिपाल। अब इनके समय में क्या हुआ था? इनके समय में लोधी शासक बहलोल लोधी का आक्रमण हुआ था। इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से। इनके समय में बहलोल लोधी का आक्रमण हुआ था। ठीक है, अगले शासक आते हैं भूप मुनि। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है कल्याण सिंह। ठीक है, कल्याण सिंह। अच्छा, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी अपने शासनकाल में, सुमेल चित ग्रंथ की रचना की। ठीक है, चलिए, अगले महत्वपूर्ण शासक जो आते हैं मान सिंह तोमर। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं तोमर वंश में, इसलिए इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मान सिंह तोमर। अच्छा, मान सिंह तोमर जो है, इनका जो रुझान है बहुत ज़्यादा संगीत और स्थापत्य की तरफ भी था। ठीक है, इसलिए इन्हें जो है महत्वपूर्ण संगीतकारों में भी जाना जाता है। इन्होंने संगीत पर पुस्तक भी लिखी है, और ध्रुपद संगीत एक संगीत का ही प्रकार है, उसके संरक्षक के रूप में भी ये जाने जाते हैं, मान सिंह तोमर। ठीक है, ध्रुपद संगीत के संरक्षक रहे। अगर स्थापत्य की बात करें तो देखते हैं इन्होंने किस किस चीज के निर्माण करवाया है। तो मान सिंह तोमर ने ग्वालियर ग्वालियर किले का निर्माण करवाया। मान मंदिर का निर्माण करवाया और अपनी रानी के नाम पर गुजरी महल का निर्माण करवाया। ग्वालियर में ही गुजरी महल का निर्माण करवाया। ठीक है, अब संगीत के क्षेत्र में इन्होंने क्या काम किया? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी ध्रुपद संगीत पर ही आधारित, मान कुतूहल। ठीक है, इन्होंने मान कुतूहल ग्रंथ की रचना की। ठीक, और यह ग्रंथ ध्रुपद संगीत से संबंधित है, ध्रुपद संगीत पर आधारित। ठीक, अब ये जो मान कुतूहल ग्रंथ है, इसका फारसी भाषा में इसका अनुवाद भी किया गया। कैसे, किसने किया, ये सारी चीजें देखते हैं। तो औरंगजेब के दरबारी कवि थे फकीरुल्लाह ने मान कुतूहल का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है ना,
मान कुतूहल का फारसी में अनुवाद किया, फारसी अनुवाद, ठीक, किसने किया? फकीरुल्लाह ने, फकीरुल्लाह। और फकीरुल्लाह ने इसका जब फारसी अनुवाद किया तो एक नया नाम दे दिया, मान कुतूहल का एक और नाम मिल जाएगा, फारसी नाम मिल जाएगा, वो है राग दर्पण, राग दर्पण, ठीक है। और इसी राग दर्पण को फकीरुल्लाह खान ने किसे? औरंगजेब को भेंट किया, ठीक है। राग दर्पण को औरंगजेब को भेंट किया, ठीक है। मुगल बादशाह औरंगजेब है, उनको भेंट किया फकीरुल्लाह खान ने, ठीक है। राग दर्पण। अब मानसिंह तोमर के समय से एक महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आता है, वो है मृगनयनी उपन्यास, मृगनयनी उपन्यास, ठीक। यह उपन्यास किसने लिखा है? तो मृगनयनी उपन्यास, इसकी रचना वृंदावन लाल वर्मा ने की है, एक साहित्यकार हैं, उनका नाम है वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। इन्होंने मृगनयनी की रचना की। अब मृगनयनी कौन थी? तो ये मानसिंह तोमर की प्रेयसी थी, ठीक है, मानसिंह तोमर की प्रेयसी थी मृगनयनी। उन्हीं पर आधारित एक उपन्यास है जिसे वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है, ठीक है, क्लियर है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए मानसिंह तोमर से संबंधित, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो और महत्वपूर्ण फैक्ट रह जाते हैं तोमर वंश से, वो उसको देख लेते हैं। जैसे कि 1517 में मानसिंह तोमर के बेटे विक्रमजीत को इब्राहिम लोदी पराजित कर देता है और ग्वालियर पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो ग्वालियर पर अब कौन सा? इब्राहिम लोदी, यानी लोदी वंश का शासन हो जाता है। कहाँ पर? ग्वालियर पर, ठीक है। तो 1517 में विक्रमजीत जो कि तोमर शासक था को हराकर इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। यानी तोमर वंश के बाद यहाँ पर आपको लोधी शासन देखने को मिलेगा। इसके बाद अगली डेट आपको तो पता ही है 1526 की। 1526 में होता है पानीपत युद्ध, ठीक। इस युद्ध में क्या होता है? किसके ये बाबर और फिर इब्राहिम लोदी की सेना के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी इसमें मारा जाता है और लोदी वंश समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जो तोमर शासन कहाँ? ग्वालियर में आ रहा था, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया इब्राहिम लोदी ने। और जब पानीपत का युद्ध हुआ तो इब्राहिम लोदी के समाप्त होने के बाद से जो ग्वालियर है वहां पर शासन किसका हो गया? मुगलों का शासन हो गया। यानी कि यहाँ पर जो है मुगलों का शासन हो गया, मुगल शासन कहाँ पर? ग्वालियर पर, ठीक है। और यहीं से जो कोहिनूर हीरा है तोमर वंश से मुगल शासन के पास चला जाता है, ठीक है। कोहिनूर हीरा कहाँ चला गया? मुगलों के पास, क्लियर है। तो ये एक दो फैक्ट रह गए थे तोमर वंश से। अगला हम देखते हैं गोंडवाना साम्राज्य। अब हम देख रहे हैं गोंडवाना साम्राज्य। अच्छा, ये कहाँ पर चल रहे थे? तो हमारे मध्य प्रदेश का जो मंडला जबलपुर क्षेत्र है ना, वहां पर गोंडवाना साम्राज्य चल रहा था, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत की बात करते हैं, 1328 में इसकी नींव पड़ी थी। किसने किया था? यादव राय ने, ठीक है। संस्थापक है यादव राय। देखिए, संस्थापक यादव राय, ठीक। कब? 1328 में, क्लियर है। कहाँ क्षेत्र है? मंडला जबलपुर क्षेत्र। अच्छा, प्रमुख शासकों को देख लेते हैं। सबसे पहला नाम उसमें आपको मिलेगा अर्जुन दास, अर्जुन दास, अर्जुन दास, ठीक। अर्जुन दास का उल्लेख अकबरनामा, ठीक है, अकबर की जो ग्रंथ है उसमें मिलता है, अकबरनामा में उल्लेख।
इसी समय पे जो सिख गुरु होते हैं गुरु नानक, इन्होंने गोंडवाना साम्राज्य का भ्रमण किया था, ठीक है। और इसका उल्लेख मिलता है सिख धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है सूरज प्रकाश, ठीक है, ग्रंथ का नाम है सूरज प्रकाश। जल्दी से देख लेते हैं किसका भ्रमण होता है, गुरु नानक का गोंडवाना भ्रमण, ठीक है। और इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है, सिख ग्रंथ सूरज प्रकाश, ये सिख ग्रंथ है, ठीक है। चलिए अगले शासक आते हैं संग्राम शाह, ठीक। चलिए अच्छा, इनके समय में इन्होंने जो कुछ महत्वपूर्ण काम किए थे वो देख लेते हैं। ग्रंथ भी इन्होंने एक लिखा हुआ है, पुस्तक है वो, ठीक है, तो उसके बारे में भी देख लेंगे। चलिए सबसे पहले इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया, इन्होंने अपने पुत्र दलपत शाह का विवाह चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती से किया, ठीक है। दुर्गावती की कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। फिर संग्राम शाह ने पुत्र दलपत शाह का विवाह कर दिया चंदेल राजकुमारी, ठीक है, रानी दुर्गावती, ठीक। ये फैक्ट रट लीजिए या फिर घोल के पी जाइए, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है रानी दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी, ठीक है ना। कई बार आ चुका है बड़े एग्जाम में, छोटे एग्जाम में, और सीधा यही पूछा है कि रानी दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी। तो ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी और गोंडवाना साम्राज्य की रानी थी। क्लियर है। चलिए अच्छा, इसके बाद संग्राम शाह ने कुछ स्थापत्य कला के क्षेत्र में काम किया है, जैसे इन्होंने सिंगौरगढ़, यहाँ पे आएगा सिंगौरगढ़ किले का निर्माण करवाया दमोह में, ठीक है। एक और किला है चौरागढ़ किला, ये भी दमोह में बनवाया इन्होंने, ठीक। इसके अलावा इन्होंने संग्राम सागर झील, ठीक है, इन्होंने सिंगौरगढ़ किले का निर्माण करवाया दमोह में, चौरागढ़ किले का निर्माण करवाया दमोह में, और संग्राम सागर झील का निर्माण करवाया जबलपुर में, ठीक। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, संस्कृत का पुस्तक है वो, रस रत्न माला, ठीक। संग्राम शाह ने संस्कृत पुस्तक लिखी, क्या नाम है उसका, रस रत्न माला, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें है संग्राम शाह के बारे में। उसके बाद इनका पुत्र दलपत शाह शासक बनता है। दलपत शाह के बारे में देख लेते हैं। दलपत शाह, ठीक है। एक ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जबलपुर से जो कि दलपत शाह से संबंधित है, और उस ताम्रपत्र में ये अभिलेख मिलता है, ये जानकारी मिलती है कि दलपत शाह ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नोट कर लेते हैं इसे। दलपत शाह से संबंधित ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है जबलपुर से, ठीक है। और इस अभिलेख में जानकारी मिलती है कि दलपत शाह ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इनका अचानक क्या होता है, असमय मृत्यु हो जाती है। सारा इतिहास आप पढ़ चुके हैं, बस एक बार हम फैक्ट वाइज देख रहे हैं, सुना हुआ है कहानी आप लोगों ने। रानी दुर्गावती के पति जो है दलपत शाह होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर रानी दुर्गावती जो है संरक्षिका के तौर पर शासन करती है, ठीक है। वही सारी चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो दलपत शाह का असमय मृत्यु हो जाता है, इनका असमय मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो इनके पुत्र होते हैं वीर नारायण, और वीर नारायण इन्हीं की संरक्षिका के तौर पर इनकी माता यानी रानी दुर्गावती फिर शासन करती हैं, ठीक है।
दुर्गावती फिर शासिका बन जाती हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र वीर नारायण, जो कि बहुत छोटा होता है उस समय, तो उसकी संरक्षिका के तौर पर रानी दुर्गावती जो है आगे चल के शासन करती हैं मंडला पर। ठीक है, तो अगली शासिका आपको मिलेंगी रानी दुर्गावती। ठीक, रानी दुर्गावती का एक हाथी होता है जो उन्हें बहुत प्रिय होता है। कई बार हो सकता है इसका पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि उसके हाथी का नाम क्या था। ठीक है, तो रानी दुर्गावती के हाथी का नाम था सरमन। सरमन, ठीक है। डेट है 1556 की। 1556 में होता है मालवा का युद्ध बाज बहादुर और रानी दुर्गावती के बीच में। रानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को पराजित किया था। ठीक है, 1556 में मालवा शासक बाज बहादुर को पराजित किया। क्लियर है? ठीक है, अगली डेट है 1564। 1564 में होता है संग्रामपुर घाटी का युद्ध। बहुत आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पता है संग्रामपुर घाटी का युद्ध कहाँ होता है, किसके बीच में होता है और क्या घटना होती है। सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1564 में होता है संग्रामपुर घाटी का युद्ध। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये जगह है आपका दमोह में। दमोह में। ठीक है, संग्रामपुर घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? रानी दुर्गावती और आसफ खां। आसफ खां, अब ये कौन था? तो आसफ खां अकबर का सेनापति होता है, मुगल बादशाह अकबर का सेनापति। ठीक है, इसी युद्ध में रानी दुर्गावती क्या करती हैं? वीर गति को प्राप्त करती हैं। रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त करती हैं और इनकी समाधि बरेला जबलपुर में बनाई गई। बरेला जबलपुर में बनाई गई। क्लियर है? चलिए, अगला फैक्ट है। फिर अगले शासक आते हैं प्रेम शाह। प्रेम शाह, ठीक है ना। मुगलों के साथ इनका अच्छा संबंध रहता है और इनसे संबंधित एक जानकारी मिलती है। जहांगीर को इन्होंने हाथी भेंट किया था। ठीक, भेंट में इन्होंने हाथी दिया था और इस बात की जानकारी जहांगीर की पुस्तक तुजू के जहांगीरी में पता चलता है। ठीक है, प्रेम शाह ने जहांगीर को हाथी भेंट किया। और इस बात की जानकारी मिलती है तुजुक ए जहांगीरी, इस पुस्तक में। ठीक है, प्रेम शाह ने अपने राज्य में जो है संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, इन्होंने यहाँ पर संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया और राधा कृष्ण मंदिर का भी निर्माण करवाया। राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया, कहाँ? गढ़मंडला में। ठीक, अगले महत्वपूर्ण शासक आते हैं हृदय शाह। ठीक है, एक ये संगीतकार भी थे। शासक राजा होने के साथ साथ इन्हें संगीत के क्षेत्र में भी बहुत रुचि थी, तो इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना भी की थी। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जो है राजधानी भी परिवर्तित की। राजधानी इन्होंने रामनगर को बनाया। रामनगर को राजधानी बनाया। ठीक है ना, और इन्होंने संगीत के क्षेत्र में 2 ग्रंथ लिखे, यानी संगीत के 2 ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन से? एक का नाम है कौतक और एक है हृदय प्रकाश। ये 2 ग्रंथों की रचना इन्होंने की। ये दोनों जो है संगीत से संबंधित ग्रंथ हैं। ठीक है, हृदय शाह के बाद निजाम शाह आते हैं, अगले शासक निजाम शाह।
निजाम शाह, इनके दरबार में एक महत्वपूर्ण कवि होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण कवि जिसका नाम है लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित। कवि का नाम है लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित, ठीक है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखी, कौन सा? गजेंद्र मोक्ष काव्य। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने, इन्होंने लिखी है गजेंद्र मोक्ष काव्य की रचना की। क्लियर है? ठीक है। अंतिम शासक होते हैं आपके निजाम शाह। निजाम शाह के बाद नरहरी सिंह, ये नरहरी शाह भी कहीं पर मिलता है, ठीक। अंतिम शासक होते हैं ये गोंडवाना साम्राज्य के। इनके शासनकाल में मराठों का आक्रमण होता है और मराठों ने इन्हें पराजित करके गोंडवाना साम्राज्य को मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया, ठीक है ना। मराठों का आक्रमण होता है, ठीक है। और यहीं से ही गोंडवाना साम्राज्य जो है मराठा साम्राज्य में शामिल हो जाता है। तो हमने यहाँ पर तोमर वंश और गोंडवाना साम्राज्य को देख लिया और यहाँ पर मध्य प्रदेश के इतिहास जो है समाप्ति की ओर पर है और इससे पहले बहुत सारे पार्ट्स इसके बने हुए हैं। जो भी एक तरफ से पढ़ाई कर रहे हैं और फिर एमपी हिस्ट्री का एक जगह पर सारी चीज़ें चाह रहे हैं कंटेंट मिल जाए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आप जा कर के देख लीजिए, सारे वीडियोज़ सारे पार्ट्स उसमें बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद 3-4 और पार्ट्स आएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट जो भी एमपी का दूसरे जो पार्ट है वो हम देखेंगे, ठीक है। दूसरे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो यहाँ पर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।